ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज के वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा था, टॉप 60 करके। तो उसी में से आपका एक पेपर लेकर आया हूं जो कि क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर यू है। अब कौन से ईयर का है? आई थिंक 2015 का है या 2016 का है। ओके, ये 2016 का है, यहाँ लिखा हुआ है। जिसका भी पेपर है 2016 या 2026, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, उस समय का ये पेपर है। ठीक है, चलिए तो सभी के सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइए। फिर आज ये क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हम कौन सा भाग करेंगे, तो हम भाग 3 पर्यावरण अध्ययन करेंगे ओनली। ठीक है, चलिए YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन चला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरी तरफ से भी आपको नोटिफिकेशन दे दिया गया था। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर सीडीपी का ओल्ड पेपर करवा दीजिए। बिल्कुल डियर, शाम को 4 बजे सीडीपी का ओल्ड पेपर चलता है, लेकिन थियोटिकल पोर्शन चल रहा है, तो आप वो भी देख सकते हो शाम को 4 बजे। ठीक है, बिल्कुल डियर, सभी को हाय, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। जो बच्चे गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, जो बच्चे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, सभी को बच्चों को गुड मॉर्निंग। जो बच्चा जैसे कनेक्ट करना चाहता है वैसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बच्चे कह रहे हैं सर बुद्धि व्यक्तित्व वाले चैप्टर में क्या पूछा जाता है वो करवा दीजिए। तो डियर मैंने वो करवा रखा है, इंटेलिजेंस वाला चैप्टर, आप जाकर देख लीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी डियर, वो उस दिन जो है ना, वो दिल्ली में है, जिस दिन आपकी वो जो क्लासेस चल रही थी, टॉप 20 टाइप के क्वेश्चंस करवाने थे, लेकिन 13 टाइप के क्वेश्चन हो पाए क्योंकि नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि उस दिन जो था वो किसान आंदोलन हो रहा था, उसकी वजह से जो दिल्ली के अंदर था शट डाउन कर दिया गया था नेट के, रात के 12 बजे तक के लिए। तो उस नेट की वजह से आपकी क्लास बंद हो गई थी। बाकी जो है अभी जो है वो सर कभी फ्री होंगे, यानी कि आजकल में, तो आपकी एक और क्लास लगवा दी जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी सर की क्लासेस वो आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो रखी हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो वो देख लीजिएगा, वहां से भी तैयारी हो जाएंगी आपकी। चलिए, तो बाकी बात में करेंगे, पहले हम अपने आ जाते हैं आज के एक सेशन के ऊपर, यानी कि आज जो हम करने वाले हैं ईवीएस के टॉप 60 क्वेश्चंस के बारे में, उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो चलिए एक बार मैं पेपर ओपन कर लेता हूं। कौन सा क्वेश्चन है वो? 61 कहां पर है? 61 यहां पर है, 61। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको सही से सारी चीजें दिखाई दें। ओके, रिवर्स क्यों हो गया मेरे भाई? चलिए लीजिए, ये है आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। पढ़ो और लगाने की कोशिश करो सही आंसर। क्या बोल रखा है? देखिए, बोल रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लोगों का मनोरंजन क्या बोल रखा है करने के लिए नाचने वाले बंदर जो होते हैं, उनको बंदरों से, जो अन्य स्वतंत्र बंदर होते हैं उनसे किस प्रकार भिन्न है, इस प्रश्न के माध्यम से क्या आकलन किया जा सकता है। देखो, एक होता है आपका जो मदारी वाला बंदर होता है, नाचने वाला बंदर होता है वो, और एक होता है जंगल में स्वतंत्र रूप से रहने वाला जंगल बंदर। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, वो आपसे एक प्रश्न पूछा गया है एक टीचर के द्वारा। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, और ध्यान रखिएगा जो आंसर बताए जाएंगे वो आपके सीटेट के आंसर ऑफिशियल जो लिखे गए थे उनके कारण। ठीक है, ऑफिशियल जो आंसर की थी उसके कारण हम सारे के सारे आंसरों को आज डिस्कस करेंगे। आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उन चीजों को लेकर हम बात नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे सीटेट के ऑफिशियल आंसर की के बारे में। ठीक है, चलिए तो पहला आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। चलिए, बच्चे कह रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बच्चे कह रहे हैं सी और डी, दो में बच्चों को कंफ्यूजन है। देखिए, पहला है आपका अवलोकन। अब यहां तो अवलोकन तो हो ही नहीं रहा है ना, क्यों? क्योंकि यहां पर अवलोकन करने के लिए बंदर सामने भी तो होना चाहिए। यहां पर क्या बोला गया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अब आगे बोल रखा है कि इस प्रश्न के माध्यम से, यानी कि आपके सामने क्या लाया गया था, क्वेश्चन लाया गया था। अब क्वेश्चन लाओगे तो वहां पर उसका अवलोकन क्या करोगे? अवलोकन करने के लिए तो आंखों के सामने होनी चाहिए चीजें, कैद वाला बंदर भी और स्वतंत्र वाला बंदर भी। तो अवलोकन तो हो ही नहीं रहा, यहां पर केवल क्या होगा, डिस्कशन होगा, यानी कि परिचर्चा होगा, किस प्रकार से अलग अलग उस चीज के ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है, अवलोकन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ए नहीं होगा डियर, ए एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि प्रयोगात्मकता, ये तो होगा ही नहीं। यहां पर केवल क्या हो रहा है, परिचर्चा हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, जिस बच्चों ने बोला बिल्कुल सही आंसर बोला। सर प्लीज पीडीएफ सेंड करवा दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। किस चीज की पीडीएफ सेंड करवानी है डियर, वो तो बताओ। पीडीएफ सेंड करवानी है, लेकिन किस चीज की? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक शिक्षिका प्रतिदिन बच्चे के सीखने की प्रगति का ब्यौरा रखती है और उसके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का
वर्णनात्मक अभिलेखन प्रस्तुत भी करता है या करती है। उपयुक्त विवरण का उपयोग होता है, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसमें बच्चे की सीखने की प्रगति का भी ब्यौरा होता है और उसके जीवन में विशिष्ट घटनाओं की वर्णनात्मक अभिलेख भी होता है। तो कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा? चलिए, कई बच्चे कह रहे हैं पोर्टफोलियो होगा इसका। क्या होगा? पोर्टफोलियो। ओके, चलिए, बच्चे कह रहे हैं पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। ये बच्चे वो बच्चे हैं जो कि बस आपने आंसर देखा, क्वेश्चन देखा नहीं और आंसर आंख बंद करके लगा दिया। क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, एक शिक्षक प्रतिदिन बच्चे के सीखने की प्रगति का ब्यौरा रखती है। ठीक है, ये पोर्टफोलियो में भी होता है, जांच सूची में तो अवलोकन किया जाता है, रेटिंग स्केल में भी अवलोकन किया जाता है। ये दो तो आप वहीं से ही हटा दीजिए। ठीक है, बचा आपका पोर्टफोलियो और अभिलेख, यानी कि उपख्यानात्मक, जिसे आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हो। तो आप जरा थोड़ा सा याद कीजिए, जब मैं आपको रिकॉर्ड पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बोला था पोर्टफोलियो में आपकी निरंतर प्रगति का पता लगता है, जिसमें शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का क्या रखा जाता है? विवरण रखा जाता है। अगर बच्चे की प्रगति के बारे में जांचना है तो सबसे बेस्ट आपका यही है। क्या? तो वो है पोर्टफोलियो। लेकिन यहां पर देखो क्या बोल रखा है कि उसके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णनात्मक क्या लिख रखा है? अभिलेख प्रस्तुत करता है। तो उसके जीवन में जो घटित रही होती है महत्वपूर्ण घटनाएं, वो एनेक्डोटल में रखी जाती है। किस में रखी जाती है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो इज द बेस्ट। लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, मैंने आपको बोला था कि जब बच्चे के जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही होती है, जैसे कि उनके घर में किसी की डेथ हो जाती है, उसके कारण उसके बिहेवियर में, उसके पढ़ने लिखने में क्या परिवर्तन आता है, यानी कि महत्वपूर्ण घटनाएं, विशिष्ट घटनाएं। ओके, उसके कारण जो कहां जहां पर रखा जाता है वो कहां रखा जाता है? तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है अभिषेक जी, वही तो मैं इतनी देर से क्लियर कर रहा था। आपके व्यवहार में जब परिवर्तन आता है किसी विशिष्ट घटना के कारण, और उसका लेखा जोखा यहां पर रखा जाता है। जैसे कि आपके जैसे बच्चे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, वो सारी चीजें एनेक्डोटल में रखी जाती हैं। नहीं, आपको अगर आपने जो मेरी रिकॉर्ड्स वाली क्लासेस करवाई थी आपको, यानी कि CCE करवाया था, जो मैंने आपको नहीं देखी है, तो मैराथन क्लास भी करवाइए, डिटेल में भी करवाइए। कौन सी क्लास देखना चाहते हो आप जाकर देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से मैंने वहां पर एक्सप्लेन करा था सर। ठीक है सर, के क्लासेस की CDP की PDF सेंड करवा दीजिए। ओके, कौन से PDF? जो कल शाम को हुआ था, कल शाम को, आज शाम को कंप्लीट हो जाएगा और आज शाम को आपको PDF मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने में अवसर, क्या बोल रखा है? तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सबसे अच्छा कौन सा है? अब देखिए इसके जो आंसर है, कई बच्चे लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2। क्या है इसका सेकंड? देखिए, एक पक्षी का नाम लिखना। चलिए ठीक है, आपने एक पक्षी का नाम लिख लिया, उसकी चोंच का वर्णन कर दिया। क्या हो गया भाई? आपने एक पक्षी का नाम लिख दिया, उसकी चोंच का वर्णन की आपने कर दिया, स्पष्ट कर दिया, और उसकी चोंच के आकार, उसके खाने की आदतों को किस प्रकार से जुड़ा है, उस प्रकार की चीजें लिख दी। ओके, अब यहां पर देखो क्या लिख रखा है, एक पक्षी का नाम लिखिए। अब यहां पर एक पक्षी का नाम लिखिए, किसका लिखिए पता नहीं, लेकिन उसकी चोंच का वर्णन भी करना है, उसको स्पष्ट भी करना है, उसकी चोंच के आकार से उसके खाने की आदतें भी रखनी है। लेकिन यहां देखिए ऑप्शन नंबर 3, एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है। डायरेक्टली क्वेश्चन बोल दिया गया है। जिसके किनारे क्या है? तीखे हैं, यानी कि शार्प हो सकते हैं। वह किस प्रकार का भोजन करेगा या करेगी? तो यहां पर देखो आप अपने हिसाब से लिख रहे हो, और यहां से आपको कुछ चीजें दी रखी हैं और उसकी चीज के अनुसार वर्णन करना है। देखा जाए तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बताया गया उसकी विशेषता, और विशेषताओं के आधार पर आपको बताना है कि उसका भोजन किस प्रकार से होगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन इज द C। बच्चे कह रहे हैं सेकंड, लेकिन सेकंड नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ओके, बिल्कुल सर। इवनिंग में तो क्लास इंग्लिश की थी, इंग्लिश की नहीं थी डियर। एक जो आपकी इवनिंग में थी वो क्लास किसकी थी? वो थी आपकी CDP की, दोपहर में थी, आफ्टरनून में थी।
किसकी? तो वो थी आपकी इंग्लिश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियां और आम की पत्तियां उपलब्ध कराती हैं तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि यह किस तरीके से समान है और किस तरीके से परस्पर भिन्न है। इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम कौशल इस्तेमाल होगा? देखिए क्या बोल रखा है, एक आपकी आम की पत्ती, अगर आपने आम का पत्ता देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है आम का पत्ता, और वहीं पर नीम का पत्ता देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है नीम का पत्ता। तो इन दोनों के बीच में पत्ते देके क्या एक दूसरे के समान है और क्या एक दूसरे के बीच में भिन्न है, वो आपको चीजें बतानी है। बच्चे कह रहे हैं सी सी सी, बिल्कुल डियर, अवलोकन करा जाएगा, यहाँ पर ऑब्जर्विंग करा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करा है, उपलब्ध कराती है, तो उपलब्ध कराएगी तो दोनों के बीच में अवलोकन किया जाएगा, तो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर लगाया जिस जिस बच्चे ने लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। ओके बच्चे कह रहे हैं प्लीज इंग्लिश नहीं दिख रहा है, तो डियर इंग्लिश आप देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन तो पूरा एज इट इज का एज इट इज दिख रहा है। ऑप्शन आपका लास्ट एक ऑप्शन ढक जाता होगा तो ढक जाता होगा, नहीं तो आपको वो भी प्रॉपर दिख रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रखा है, मीता हमेशा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से मुक्त अंत वाले प्रश्न जिसके एक से ज्यादा क्वेश्चनों के उत्तर होते हैं पूछती है। उसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है शिक्षार्थियों के डैश का विकास करना। तो पहले तो आपको ये सभी को पता होना चाहिए मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होता है, जिसके जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे पूछूं कि राजधानी दिल्ली के अंदर, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर एक दिन के लिए पानी बंद हो जाए, वाटर बंद हो जाए, तो क्या क्या प्रॉब्लम होंगी। तो हर बच्चों का आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये क्या होता है, मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है, जिससे क्या होती है, क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, यानी कि सृजनात्मकता, चिंतन का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पर्यावरण अध्ययन क्या बोल रखा है, पर्यावरण अध्ययन वर्तमान पाठ्यक्रम कुछ सामान्य विषयों के आधार पर बुना गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, नॉट नहीं पूछ रखा है, पानी, वायु, भोजन या आवास। तो देखिए वाटर होता है, भोजन भी होता है और आवास यानी कि शेल्टर भी होता है, लेकिन वायु नहीं है कहीं पर भी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बिल्कुल वायु कहीं पर भी थीम के अंदर नहीं बात करी गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ लीजिए पहले क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुरूप है। ध्यान रखिएगा एनसीएफ 2005 के अनुरूप बोला गया है। एनसीएफ 2005 में क्या बोला गया है, तो कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से आप ईवीएस पढ़ाओगे, और कक्षा 3 से लेकर 5 तक आप एक सेपरेट क्या करोगे, बुक लाओगे, उसके अनुसार आप पढ़ाओगे, ठीक है। और मेन मोटिव क्या है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक आपको क्या करना है, तो पूरे के पूरे आपका इंटीग्रेटेड करके एक साथ लाकर उसको शिक्षा देनी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एनसीएफ ने कहा है। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन एक बार पढ़ो और आंसर लगाने की कोशिश करो, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बच्चे कह रहे हैं 65 का सी, 65 नियर डियर है, 67 है, 67 का बी, 67 का बी, 67 का बी, 67 का बी। ओके बी क्या है देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन यानी कि विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान के रूप में, अरे किसने कह दिया भाई, कब कहता है एनसीएफ कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 और 2 में, ये तो कहाँ की गई थी, जब 1975 के बाद दूसरा एनसीएफ बना था उसमें ये कहा गया था। कौन कह रहा है यार, बी जिस जिस बच्चों ने लगाया काटो पहले उसको। चलिए अब आंसर आ रहा है डी क्या है, चलिए पर्यावरण अध्ययन की 1 से 5वीं तक एक समग्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाए। समग्र अध्ययन के रूप में यानी कि कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड पढ़ाने की बात करी गई है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 और 2 में भाषा के रूप में और मैथमेटिक्स के रूप में, और तीसरी से लेकर 5वीं तक की एक पुस्तक के रूप में। बाकी आपका और ऑप्शन चेक कर लेते, देखिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 1 और 2 में एक समग्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में, लेकिन कक्षा 3 से 5 के पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन और यानी कि सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा का है, नहीं है यहाँ पर, तो ये भी काट दीजिए। ये सही एक तरीके से पहले और दूसरे में समग्र रूप से, तीसरी से 5वीं तक में भी समग्र रूप से, लेकिन वहां पर पर्यावरण शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर है नहीं। 1 से 5वीं तक के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तो बात ही नहीं कहता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगी, यहाँ पर किसी ने लगाया ही नहीं था, बहुत कम बच्चों ने लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताइए क्या बोल रखा है।
बोल रखा है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 में जल संरक्षण पर समूह चर्चा का आयोजन करता है। इस समूह चर्चा को आयोजित करने का उद्देश्य है सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना, परिप्रेक्ष्य का विकास करना, प्रभावशाली तक कक्षा का प्रबंधन करना, यानी कि किसकी बात करी जा रही है, मैनेज करने की बात करी जा रही है डिसिप्लिन के हिसाब से। तो ये इसको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसको डाउट में रखेंगे अब। आगे बोल रखा है शिक्षार्थियों को जांचना, जज करना। हम कभी भी जज नहीं करते, जांचने की बात नहीं होती, मूल्यांकन आकलन की बात करनी होती है। ओके, जज करने की बात नहीं होती, इसने अच्छा सीखा, इसने कम सीखा, क्यों उसके बीच में हमें क्या करना होता है, ये चेक करना होता है कि बच्चे ने क्यों नहीं सीखा और कहां पर प्रॉब्लम होती है। उसको जज करना नहीं होता, जांचना नहीं होता है, ठीक है, मूल्यांकन करना होता है। जांचना एक गलत शब्द है। चलिए, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको देखने के पर क्या पता लगा, कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। डी, बच्चे बोल रहे हैं डी, ए और बी। ओके, ये देखो, ये तो हमने पहले ही डाउट में रख दिया था। तो डाउट में रखने का मैंने आपको ये बोला था कि कक्षा को डिसिप्लिन करने की बात कर रही है। बहुपरिप्रेक्ष्य तो यानी कि मल्टी रिस्पॉन्सिबल उसके अंदर निकालेंगे, अलग अलग प्रकार में सोच सके, उसका विकास करना तो है ही, और साथ ही साथ में बच्चों को अपने अभिव्यक्त करने के भावनाओं को मौके देंगे। तो ए और बी जो है सबसे बेस्ट है, और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल डियर, कल वाली क्लास की पीडीएफ आज शाम को आपको मिल जाएगी, क्लास जैसी कंप्लीट हो जाएगी आपकी तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन और अभिलेखन दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग की बात करी जा रही है, आकलन के संकेत तक है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इन्हें अंकित करने के लिए सबसे कम, क्या बोल रखा है, सबसे कम उपयुक्त है। तो आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि सबसे कम क्या होगा, ठीक होगा। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। बच्चे कह रहे हैं इसका डी, 68 का। चलिए 68 तो चला गया डियर, 69 है। चलिए बच्चे कह रहे हैं 69 का बी होगा। बी क्या है, कागज पेंसिल। बिल्कुल, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर कहीं भी अवलोकन नहीं किया जाता, ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता, रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। ये डायरेक्टली क्या होता है, आपका सम्मेटिव टेस्ट होता है, योगात्मक होता है, उपलब्धि होता है, जिसमें पूरे के पूरे वर्ष भर का आपका चेक किया जाता है, आप नेक्स्ट क्लास में जाने योग्य हो कि नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर 2 सही लगाया जिस बच्चों ने लगाया। ठीक है, कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं बिल्कुल देखते ही आपको लगा लेना चाहिए कि सही होगा कि गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 5वीं कक्षा की शिक्षिका तथा उसके शिक्षार्थियों ने अपनी अपनी क्यारियों में एक राजमा का पौधा उगाया। हर 2 दिन के पश्चात वह उनकी लंबाइयां जांचते तथा लिखते। 3 सप्ताह के पश्चात उन सभी ने अपने परिमाणों को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया। इस कार्य में जिन प्रकरण कौशलों पर बल दिया गया है वह है। अब बताइए मुझे, ऑप्शन आपके सामने है कि बच्चों को राजमा उगवाया दिखाया गया और 3 सप्ताह के बाद उन्होंने क्या करा, ऑब्जर्वेशन करके अपने आंसर दिए। तो इनमें से कौन सा आपका गुण जो है उसमें बल दिया गया था, जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा इसका। चलिए बच्चे कह रहे हैं 70 का ए क्या है, परिकल्पना और अनुमान लगाना। ध्यान रखिएगा डियर, अनुमान लगाने की बात कहां पर आ गई, यहां पर अनुमान थोड़ी लगाया जाएगा। 3 हफ्ते के 3 वीक के रिजल्ट आपके सामने, आंखों के सामने, तो अनुमान लगाने की बात कहां पर आ जाएगी। चलिए बच्चे कह रहे हैं डी, बिल्कुल डियर डी सही है इसका। नापना, यानी कि जो मेजरिंग किया जा रहा है बच्चा कि पौधा कितना बड़ा हुआ कितना बड़ा नहीं हुआ, साथ ही साथ में अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटना, कम्युनिकेशन करना, संप्रेषित करना। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। अनुमान लगाने की बात तो कहीं पर है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि सारी की सारी चीजें आपके आंखों के सामने है, आंखों के सामने नहीं होता तब अनुमान लगाते ना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं एवं अन्य वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। यह अवधारणा कक्षा 5 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावशाली तरीके से संपादित होगी। यानी ये कुछ चीजें तैर रही हैं, कुछ चीजें डूब रही हैं। अगर आप इन चीजों को बच्चों को समझाना चाहते हो तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों को समझाने का, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए बच्चे कह रहे 71 का बी क्या है, प्रेक्षण, दूसरा प्रयोग और तीसरा निष्कर्ष। बिल्कुल डियर, जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 सेकंड लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। क्यों, देखो पहले आप क्या कर रहे हो, प्रेक्षण कर रहे हो, जिसको आप बोल सकते हो यहां पर कि बच्चा जो है उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, यार ऐसा हो क्यों रहा है। फिर आपने उसको प्रयोग करके दिखाया है, बच्चे ने प्रयोग करके देखा और लास्ट में उसने निष्कर्ष निकाला कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। तो ये तीनों की तीनों चीजें एक ऐसी चीजें जो कि बेस्ट है, चाहे वो घनत्व के रूप में हो, चाहे अपने एरिया की डेंसिटी सरफेस के ऊपर बात हो, ये सारी की सारी चीजें इसके ऊपर बच्चे को ज्ञान मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन का संकेतक नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा है, नहीं हो सकता है, उसकी बात करी गई है और कहां पर बोली गई है, प्राथमिक स्तर पर, पहले से 5वीं तक की बात करी गई है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। चलिए बच्चे कह रहे हैं फोर्थ होगा इसका। चलिए फोर्थ क्या है आपका, रिटेंशन। अब देखो यहां पर क्या बोल रखा है कि पर्यावरण अध्ययन के आकलन का संकेतक। देखो एनालिसिस तो करता ही है बच्चा, क्यों, क्योंकि एनालिसिस करके, विश्लेषण करके ही तो चीजों को सीख रहा होता है वो। साथ ही साथ में संयोग, आन लेना देना, ये भी होता है। न्याय के लिए सरोकार या फिर आपका साधारणत, यानी जैसे आप रिटेंशन बोलते हो, ये दो चीजें आ जाती हैं। अब इन दोनों चीजों के बीच में आप क्या लेके चलोगे, तो इसमें जो लेकर चलोगे आपका, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, रिटेंशन। कहने का मतलब यहां पर क्या है, रिटेंशन। यहां पर कहने का मतलब है बच्चों की रटने के ऊपर बात करी जा रही है। किस पे बात करी जा रही है, रटने पर बात करी जा रही है। न्याय के लिए सरोकार, कहने का मतलब है जस्टिस, बच्चे को जो चीज सिखानी चाहिए, जो चीज बच्चे को चाहिए, जो बच्चे के सरकार के द्वारा नियम आते हैं, वो सारे के सारे बच्चों को ज्ञान होने चाहिए। एक टीचर का ये दायित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, ओके। बच्चे कह रहे हैं कि 67 का डी होगा रीचेक। 67, चलिए एक बार 67 को देख लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं 67। देखो डियर, 67 का जो होगा डी, ये मानता हूं आप सही कह रहे हो, लेकिन यहां पर जो है ये जो आपका आंसर है, देखो पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाए। साथ ही साथ में आपको यहां पर कहा जाता है पर्यावरण, जो क्या कहते हैं, पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो चीजें की जाती हैं वो भी यहां पर आती हैं। लेकिन यहां पर पर्यावरण के जो नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो की बात कहीं पर की ही नहीं गई है। कक्षा 1 और 2 में समग्र रूप से बात करी गई है। ये भी बात सही है कि भाषा और उसमें क्या कहते हैं, गणित में, उसके माध्यम से सिखाया जाता है कक्षा 1 और 2 में। लेकिन यहां पर जो मैं आपको आंसर की के हिसाब से आंसर बता रहा हूं, किसके हिसाब से, आंसर की के हिसाब से, और वो भी कौन सी, सीटेट की आंसर की के हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सीटेट की आंसर की यही बोलती है कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक क्या होना चाहिए, एक समग्र रूप में शिक्षा, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। 1 और 2 में भाषा और गणित के रूप से, और 3 से लेकर 5वीं के रूप में क्या होगा, पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान और पर्यावरणीय कानून, जो नियम होते हैं, इन तीनों चीज की शिक्षा दी जाती है यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कहां पर कर लिया था हमने, 73। ये तो क्या है आपके सामने, एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपके एक पर्वतारोही है, पर्वतारोही के पास क्या होना चाहिए चढ़ने के लिए, तो आप सभी को पता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, स्लीपिंग बैग भी जरूरी है और ऑक्सीजन किट भी जरूरी है। इसके बिना काम चल सकता है, लेकिन किसी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो तो इसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने इसका सेकंड लगाया वो सभी के सभी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का समुद्री तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो देखो क्वेश्चन कैसे उलझाया गया है, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, दोनों चीज बोल दी गई है यहां पर। तो देखो यूनियन टेरिटरी जो है गोवा भी है, ठीक है, गोवा यूनियन टेरिटरी है, नहीं राज्य है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यूनियन टेरिटरी क्या है हमारे पास, 8 है। कितने हैं, 8 है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 28 भी राज्य है हमारे पास, ये दो चीज ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, गुजरात राज्य है, केरल राज्य है, लेकिन गोवा कहां पड़ता है, पश्चिम की तरफ, यानी कि अरब सागर की तरफ। गुजरात कहां पड़ता है, पश्चिम की तरफ, यानी कि अगर अरब सागर की तरफ। पौंडीचेरी, अब पौंडीचेरी आप सभी को पता है हमारे देश में कहां कहां है, तमिलनाडु में, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन ये वाला पौंडीचेरी जो है वो कहां पर है आपका, वो आपका तमिलनाडु की तरफ को पड़ता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ को पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया पुडुचेरी या पौंडीचेरी, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, बिल्कुल। बाकी सारे के सारे अरब सागर की तरफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदप या पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वो कौन है, तो नारियल है, कोकोनट है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि नारियल के पेड़ के जो नारियल होते हैं वो समुद्र में गिर जाते हैं, और समुद्र जो होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है। ठीक है,
सर 9 यूनियन टेरिटरी हैं। तो डियर विकास जी, एक बार जरा आप अपने नॉलेज को थोड़ा सा रीसेट कर लीजिएगा। जो गुजरात के अंदर दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली है, वो पहले 2 थे, अब उन दोनों को मिलाकर 1 कर दिया गया है, इसलिए अब 8 यूनियन टेरिटरी है हमारे भारत में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो पहले 2 थे, इसलिए हमारे 9 यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन अब इन दोनों को मिलाकर 1 कर दिया गया है। तो अब हमारी यूनियन टेरिटरी कितने हो गए? दोबारा से 8 हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता विलियम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो पूछा गया है। अब सुनीता विलियम्स कौन थी? तो अंतरिक्ष में 6 मंथ से भी ज्यादा रहने वाली महिला थी, जो कि भारतीय मूल की थी। लेकिन यहां पर आपका ऑप्शन बताइए कौन सा सही आंसर होगा। जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया है, क्या है 4? वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है। ओके, चलिए और बच्चे बताइए क्या होगा सही आंसर। 76 का डी, वह भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। मुझे पता था बच्चे ये लगाएंगे। पहली जो है वो कल्पना चावला है, ना कि जो सुनीता विलियम्स है। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिस बच्चों ने फर्स्ट लगाया बिल्कुल सही लगाया। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली प्रथम महिला है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली प्रथम महिला है और भारतीय प्रथम महिला है, और साथ ही साथ में भारतीय की दूसरी महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी। पहली कल्पना चावला थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कहवा एक विशेष प्रकार की चाय या पेय पदार्थ है, यह किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मैंने आपको बोला था इलायची और बादाम डालकर पिया जाता है। कहाँ के लोगों के द्वारा? कश्मीर के लोगों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। जिस बच्चों ने लगाया कश्मीर, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, डियर मैंने कुछ एसएसटी क्लासेस ले रखी हैं, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी योगेश सर की क्लासेस चल रही हैं, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों से बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? तो देखो यहां पर आपकी एक पॉइंट है कि अपने छत किससे बनाते हैं? कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखते ही लगा लेना चाहिए था, राजस्थान। क्या है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? देखिए, शकरकंदी जड़ है क्योंकि आप सभी को पता है स्वीट पोटैटो क्या होता है? एक तरीके का जड़ है। क्यों है ये बताना। देखिए, भूरे रंग की है इसलिए, जमीन के नीचे उगती है इसलिए, इसमें रेशे के भांति ढांचा है जो जल तथा खनिज लवण सोख लेता है इसलिए, या यह भोजन का भंडारण करती है इसलिए। तो भोजन का भंडारण जड़ नहीं करती है, ये ऑप्शन तो आप डायरेक्टली हटा दीजिए। भूरे रंग रंग की होती है इसलिए, तो डायरेक्टली ये बात भी हटा दीजिए। जो जड़ें होती हैं वो भूरे रंग की नहीं होती, व्हाइट रंग की होती हैं। जब पूरी तरह से पक जाती हैं तब वो भूरे रंग की हो जाती हैं। ओके, और जड़ जो होती है अधिकतर भूरे रंग की ही होती है। तो ये वाला पॉइंट भी हटा दीजिए जिस बच्चे ने इसको लगाया है। ठीक है, बचा आपके पास ये जमीन के नीचे उगती है। तो सीधी सी बात है, जमीन के नीचे तो सारी की सारी जड़ें उगती हैं यार, ये कौन सी बड़ी बात हो गई है। तो ऑप्शन बचा आपका केवल एक कि इसके रेशे जैसे भांति ढांचा होता है, जड़ों की रेशे जैसे होती हैं, जल तथा खनिज लवणों को ये सोखता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर केवल सी होगा इसका आंसर। क्या होगा? ओनली सी। जिस बच्चों ने बी लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, क्लास कब से शुरू हुई है? तो डियर 12-15 से क्लास शुरू हुई है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्या है? प्रत्येक मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खी तथा बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या फिर सत्य है या है? इन दोनों में से बताना। पहला, श्रमिक मधुमक्खी फूलों के रस के खोज की में चारों तरफ उड़ती है। बिल्कुल सही है। नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता है, ज्यादातर खासकर वो खाली रहती हैं। बिल्कुल सही है। रानी मधुमक्खियां अंडे देती हैं। बिल्कुल सही है। श्रमिक मधुमक्खियां जो होती हैं वो केवल मादा ही होती हैं। ये आपका बताइए सही है कि नहीं है? कई बच्चे जो कहते हैं ये गलत है, अब कई बच्चे कहते हैं ये सही है। अब जो बच्चे इसको गलत कहते हैं वो बताइए गलत है कि नहीं है, और जो बच्चे सही कहते हैं कि सही है कि नहीं है वो बताइए। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए 80 का सेकंड, यानी कि मोस्ट ऑफ बच्चे कह रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि 4th इसका बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल डियर, जो है ये आपका सीटेट की आंसर की जो मानती है वो ये मानती है कि श्रमिक मधुमक्खियां जो होती हैं कौन होती है? मादा। क्योंकि नर मधुमक्खियों के पास काम नहीं होता ज्यादातर, रानी मधुमक्खियों का काम अंडा देना होता है केवल बस, और श्रमिक मधुमक्खियां मादा होती हैं। तो ये सीटेट भी मानता है। क्या मानता है? सीटेट भी इसको सही मानता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, चलिए किस राज्य में कासवा यानी कि टेपियाका
उगाया जाता है? तो जल्दी से बताइए, टेपियाको जो होता है वो किस राज्य में उगाया जाता है? आप सभी को पता है केरल राज्य में उगाया जाता है। एक तरीके की दिखने में शकरकंद जैसी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है? ये तो आपको कई बार मैं बता चुका हूं, सिल्क वॉर्म जो होता है, रेशम का कीट जो होता है, अपनी मादा को कई दूर किलोमीटर से ही पहचान लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। राशिद एक व्यक्ति है, बच्चा है, कुछ भी हो सकता है, अपने चश्मा निकालकर 2-3 बार उस पर फूंक मारता है, भाप से मारता है अपने मुंह की, और चश्मे के कांच धुंधले हो जाते हैं और इसका कारण हो सकता है। तो आप सभी को पता है जब हमें अपना चश्मा साफ करना होता है तो साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, चश्मा निकालते हैं, उस पर अपने मुंह की भाप मारते हैं और भाप मारने पर वो चश्मा धुंधला हो जाता है और फिर कपड़े से हम उसको अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं इसका 83 का, ओके 83 का बच्चों ने अब तक, ओके ऑप्शन तो देख लीजिए डियर, चारों के चारों ये लीजिए, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। 81 का डी, 81 का डी, 81 का डी बच्चे बोल रहे हैं। चलिए एक बार 2 मिनट होल्ड कीजिए डियर, एक बार किसी का फोन आ रहा है, जरूरी फोन है, ठीक है। चलिए तो बच्चे क्या कह रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लगाया जिस जिस बच्चे ने लगाया है कि उसके मुंह से निकली गर्म जो हवा थी, आपने देखा होगा मुंह से आप भाप मार के देखो हाथ पर, क्या होगा, गर्म हवा निकलेगी आपकी, तो वो जो होगा चश्मे के कांच के ऊपर छोटी छोटी बूंदे बन जाती है जिसके कारण धुंधला हो जाता है चश्मा, जैसे कि ओस की बूंदे। ओस लगता आपको लगता नहीं है, हल्का हल्का सा, तो ओस की बूंदों की तरह वो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, गुजरात के क्या है आपका सीमावर्ती है या फिर निकटवर्ती है, आपको क्या बताना है, राज्य बताने। तो देखो आप सभी को पता होगा यहां से आपका जो है राजस्थान निकलता है, ये आपका क्या है, गुजरात है, समझने की कोशिश कीजिएगा गुजरात को, ये आपका गुजरात वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये इसकी इतनी सी राज्य है, यहां से देखो ये वाला राज्य राजस्थान मिलता है इससे, ये वाला राज्य मध्य प्रदेश मिलता है इससे, ये वाला राज्य महाराष्ट्र इससे मिलता है। तो ये 3 राज्य जो हैं गुजरात के निकटवर्तीय राज्य हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो क्या बोल रखा है, मधुबनी जो है एक क्या है, पारस्परिक या पारंपरिक, कुछ भी देखने को मिल सकता है, कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है जो कि किस राज्य में है, बिहार राज्य में। तो बहुत बच्चों को पता होगा जो बिहार साइड के होंगे, ये क्या होता है, मधुबनी। अगर आप जाओगे तो ट्रेन, बिहार की जो ट्रेन वगैरह होती हैं उस पर भी ये पेंटिंग्स बनी रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने 4 लगाया बिल्कुल सही लगाया। चावल के घोल में हल्दी के नीला, पीला रंग के लिए हल्दी और या फिर नीले रंग के लिए नील, या फूल पत्तियों के अलग अलग रंग निकालकर इसको बनाया जाता है। मछली, मनुष्य, पक्षी, इन प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। अब ये वाला क्वेश्चन पहले मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने कई बार आपको बताया है और थोड़ा सा आंसर क्या है उसमें आज चेंज लेकर आएंगे। क्यों लेकर आएंगे, सीटेट की आंसर की के हिसाब से लेकर आएंगे। और काफी बच्चों ने मुझे बोला था कि सर इसके ऊपर एक बार अच्छी तरीके से आप चेक करिए, इसका आंसर दूसरा होगा। बिल्कुल आज जो है आपको करेक्ट आंसर दिया जाएगा सीटेट के हिसाब से, और मैं भी अपने थॉट्स बताऊंगा कि इसका आंसर किस प्रकार से मेरे हिसाब से सही है और किस प्रकार से सीटेट के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। चलिए 86 का बच्चे कह रहे हैं डी, बिल्कुल डी, और जो डी लगा रहे हो वो मेरे हिसाब से, मैंने भी आपको डी ही बताया है कई बार। चलिए 86 का ए,
अब ध्यान रखिएगा डियर, जो सीटेट है, सीटेट में 2016 का पेपर है, उसमें जो इसका आंसर दे रखा है वो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। और मैंने आपको कई बार बोल रखा है ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। मैंने अपनी तरीके से भी सही बताया, और सीटेट ने इस क्वेश्चन में हल्का सा घुमाया हुआ है। क्या घुमाया? हल्का सा घुमाया हुआ है। कैसे घुमाया हुआ है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, पहले तो आप इसका आंसर जो जो बच्चे लगा रहे हैं फोर्थ, वो थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए। फोर्थ इसका आंसर हटा के पहला कर लीजिए। ऐसा क्यों? देखिए, पहला ऑप्शन क्या बोल रखा है? मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। ये बिल्कुल सीटेट बोलता है ऐसा होगा। बिल्कुल डियर, ऐसा हो सकता है। देखो यहां पर क्या बोल रखा है, पहला, जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात एक अन्य व्यक्ति को काटेगी तो रोगी को क्या होगा या व्यक्ति को क्या होगा? मलेरिया होगा। इसको चेक करो, देखो क्या बोल रखा है, मलेरिया मादा मच्छर के द्वारा काटने से होता है। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि मलेरिया जो होता है वो मादा मच्छर के काटने से होता है। लेकिन यहां पर एक चीज हल्का सा घुमाया गया है, यहां पर कहीं पर भी आपको यह एक्सप्लेन नहीं किया गया कि मादा का नाम क्या है। ध्यान रखिएगा, जो मादा मच्छर होती है वो एनफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। और मादा एंडीज मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। दोनों के दोनों मच्छर क्या है? मादा है। देखो कितना कंफ्यूज कर रखा है, मादा मच्छर एंडीज भी है, मादा मच्छर एनफ्लीज भी है। तो दोनों के काटने से मलेरिया होगा? नहीं, एक के काटने से डेंगू होगा और एक के काटने से मलेरिया होगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब इस वाले ऑप्शन पे आते हैं। देखिए, मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने से पश्चात अन्य व्यक्ति को काटते। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या बोल रखा है? कोई या जब कोई मादा मच्छर। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अब वो मादा मच्छर एनफ्लीज भी हो सकता है, एंडीज भी हो सकता है, या फिर कोई और प्रकार की मादा मच्छर भी हो सकती है। उसने क्या करा? पहले मलेरिया के रोगी को काट लिया। ठीक है, उसने क्या करा? एक मलेरिया के रोगी को काट लिया, उसका खून चूस लिया, मतलब उसके अंदर वो परजीवी आ गए, प्लाज्मोडियम्स आ गए उस मच्छर के अंदर। अब वो किसी भी अन्य व्यक्ति को काटेगी तो वो खून उस व्यक्ति के अंदर जाएगा, क्योंकि एक की इंजेक्शन लगाए हुए हम दूसरे व्यक्ति को इंजेक्शन लगाएंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है ना एक दूसरे का। वही बात यहां पर कर दी गई है। यहां पर तो शो नहीं करा गया, लेकिन यहां पर भी शो नहीं करा गया, लेकिन एक बात इन्होंने बोल दी कि मलेरिया की रोगी, ये यहां पर इसका प्लस पॉइंट आ गया इसका। इसलिए मोस्ट ऑप्शन आंसर फर्स्ट होगा। इसलिए इस चीज को ठीक कर लीजिए। अगर आपके ऑप्शन में यह आता है कि, ध्यान रखिएगा, हल्का सा यहां पर चेंज हो जाता कि मलेरिया जो होता है मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने के द्वारा होता है और यह भी ऑप्शन होता, तब हम इसको मानते बिल्कुल सही। ठीक है, तब हम इन दोनों के आंसर में से हम इसको सही मानते। लेकिन यहां पर इन्होंने नाम नहीं दिया, बस घुमा दिया है आपको। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चेंज कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझाया मैंने आपको। ठीक है, बिल्कुल। अब ये मच्छर जो मलेरिया का रोगी होगा, इसको क्या पता किसी एनफ्लीज मच्छर ने काट रखा हो पहले से, इसको मलेरिया हो गया था। अब इसको कोई भी मच्छर काटेगा और वो मच्छर किसी जाके अन्य व्यक्ति को काटेगा तो उसको रोग होना ही होना है। और वैसे भी मच्छर जो होता है वो केवल मादा ही क्या करती है? खून चूसती है। नर कभी भी खून नहीं चूसता, उसको जरूरत ही नहीं है खून चूसने की। ठीक है, चलिए, सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को प्लीज ठीक कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर सही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीना दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर में अपने मामी के पास घूमने जाना चाहती है, उसे किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए? देखो, कहां रहती है? दिल्ली में रहती है यहां पर। अब वो कहां जाना चाहती है? मध्य प्रदेश, ग्वालियर जाना चाहती है। तो कहां जाएगी? नीचे, यानी कि साउथ। ऊपर की तरफ नॉर्थ, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट। जहां पर भी हो वहां पर एक प्लस का निशान बना लो। तो एमपी जा रही है साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर थर्ड जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण। यह क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा पूछा गया है या सबसे कम पूछा गया है। तो कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा? फटाफट बताइए, फटाफट।
चलिए बच्चे कह रहे हैं 88 का सी, 88 का सी, 88 का सी, 88 का सी क्या है देखिए, प्रतिस्मरण और याद करने। बिल्कुल डियर, जिस जिस बच्चे ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, क्योंकि कभी भी हम याद करने के ऊपर, रटने के ऊपर, रिकॉलिंग के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी। ओके, हिमेश रेशम में कह रहे हैं कि इसका आंसर की उपलब्ध नहीं है, आप गलत बताते हैं। हिमेश रेशमिया जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी आंसर की जो है वो उपलब्ध नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि आप इस नंबर पर, किस नंबर पर, 98 70 58 3 7 8 9, ये नंबर है किसका, पीडीएफ वाली व्हाट्सएप टीम का। किसका, पीडीएफ वाली व्हाट्सएप टीम का। या छोड़ो, टीम पीडीएफ वाली टीम का व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको आंसर की दिखाई देता हूं। लीजिए, बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर ही की नहीं है, तो ये रहा डियर आपके सामने आंसर की। बस 2 मिनट वेट कीजिए एक बार। ये बच्चों की है ना अपनी अपनी, मतलब बच्चे सोचते हैं कि सर पागल बना रहे हैं। ये रहा आंसर की, एक बार मैं सर्च कर लूं, 2 मिनट रुको। ओके, ये है टीका, ये है टीका, ये रहा। भाई अगर दिख रहा हो तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पूरा का पूरा देख लो, अगर दिख रहा हो तो पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर सीटेट फरवरी 2016 आंसर की एग्जाम 8/5/2016 सेट यू पेपर 1 मेंस, क्वेश्चन 1 से लेकर 90 तक। ये क्या है, पूरे के पूरी आंसर की है, पीडीएफ है इसका, देख लो भाई। तो जिसको आपको लगता है ना कि आंसर की उपलब्ध नहीं है या कुछ और नहीं है, तो प्लीज़ अपनी जाकर है ना, थोड़ा सा वहम का इलाज तो वैसे है नहीं, मैं उसका इलाज करवा भी नहीं सकता क्योंकि अब तक उसकी दवाई बनी नहीं है। बाकी भरोसा है तो रखो, नहीं है तो मत रखो। ठीक है, चलिए छोड़ो अब इस बात को। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 89, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में किस्से कहानी और किस्से कहानियां का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कौन सा सही है वो आपको बताना है, जल्दी से बताइए कौन सा इसमें से सही है। टाइम छोड़ो यार, जिसको लगता है करो, नहीं लगता है मत करो। ओके डियर, ऐसे कमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए बच्चे कह रहे हैं 89 का सी, 89 का सी, 89 का सी, यानी कि ए एंड बी। देखिए क्या है, यह बच्चे की संवेदनशीलता बनाता है, और इस यानी कि इनके द्वारा बच्चों क्या बोल रखा है, पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। किसके द्वारा, कहानियों के माध्यम से। बी इज द राइट ऑप्शन, सबसे ज्यादा बी करेक्ट ऑप्शन है। संवेदनशील बनते हैं यानी कि बच्चे क्या हो रहे हैं, इमोशनली उस चीज से जुड़ रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। बाकी देखो ऑप्शन आपको 2 ही चुनने थे, आगे और देख लेते हैं कि अन्य तरीके से अपेक्षा यह सबसे आसान, यार ये आसान तरीके की बात तो कहीं पर कही नहीं जाती, और वैसे भी आपको प्ले वे मेथड के द्वारा सिखाना होता है। ओके, वह लिंग और संस्कृति के पूर्व ग्रहों से मुक्त होते हैं। डियर ये बिल्कुल सही कहा है कि लिंग एवं पूर्व ग्रह से मुक्त होते हैं, लेकिन आपको यहां से 2 ऑप्शन चुनने थे बेटर, तो 2 ऑप्शन इसके हमें बेटर मिल गए, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, सी को लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 90 क्या बोल रखा है, आकलन प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। क्या बोल रखा है, कौन सा सबसे उपयुक्त है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा किसकी, आकलन प्रक्रियाओं के बारे में। क्या है, आकलन प्रक्रियाओं के बारे में, तो जल्दी से बताओ सही आंसर इसका क्या होगा। सर मैथ्स करवा दीजिए। डियर मैथ्स आपकी मैराथन सेशन भी लगवाया गया था, आप वहां से तैयारी कर लीजिए, नहीं तो पीके सर की और मेरी अलग अलग चैप्टर वाइज चैप्टर दोनों सरों की रखी हुई है, आप जिससे तैयारी करना चाहते हो, जिसको समझ में आता है आपका, उससे आप पढ़ सकते हो, चैनल पर रखी हुई है वीडियो। ठीक है, चलिए तो जिस जिस बच्चे ने इसका क्या लगाया है, कहा गया ऑप्शन कि आकलन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है, ध्यान रखिएगा कम बोला गया, और बच्चे कह रहे हैं इसका सी। क्या है, आकलन बच्चों की तुलना करने और उन्हें क्रम रैंक देने के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। आकलन कभी भी बच्चों को उनकी तुलना करने या उनको रैंक देने के लिए नहीं होता, ये तो सही है, हमें कम उपयुक्त चुनना था।
आकलन जो होता है उस सत्र के एंड में यानी कि अंत में किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। और भी चेक कर लेते हैं, देख लिए आकलन के आधार से स्वयं आकलन बच्चों की मदद करता है, बिल्कुल सही है। बच्चों के आकलन के व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से, बिल्कुल सही है। कोई बच्चा अकेले भी करना होता है और कईयों का समूह भी करना होता है, यानी कि ये तीनों के तीनों सही है। जब मैं आपको सीसीई पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था, सत्र के एंड में नहीं होना चाहिए, ये निरंतर रूप से होना चाहिए, जब जरूरत हो तब करवाना चाहिए इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। सर मैथ्स के बैक पेपर करा दीजिए। डियर मैथ्स के 2011 से लेकर, ध्यान रखिएगा 2011 से लेकर 2019 तक के सभी पेपर करवा दिए जा चुके हैं, आप चैनल में जाकर चेक कीजिए, ठीक है। चलिए अब बताइए यहां पर आपके इन 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्या है 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आज के लिए केवल 30 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी हो चुकी है बैटरी लो और अभी जो है वो लाइट नहीं आ रही है, क्या है लाइट नहीं आ रही है, बैकअप नहीं है, तो क्लास कभी भी बंद हो जाएंगी। इन्वर्टर ये जो जितनी भी क्लासेस अभी ली है वो बैकअप पर ली है, बैटरी लो हो चुकी है, तो अभी इस चीज को इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी इसके आगे आगे करेंगे। आप 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए वो बता दीजिए फीडबैक के रूप में। करवाने थे 60 क्वेश्चन लेकिन लाइट नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत गलत हुए, अरे डियर ऐसे कैसा कर दिया आपने। बिल्कुल सीडीपी 4 बजे होगी, जो कल आपकी रह गई थी वो आपकी थ्योरीज और क्वेश्चंस करवाए जाएंगे 28। चलिए 28, 29, 28, 29, बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है लाइट की, कभी भी बंद हो जाएगी क्लास, फालतू में अच्छा नहीं रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी क्लासेस हम देते रहें, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद,